प्रदेश खबर आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। बड़ी खबर से करते हैं शुरुआत। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सऊदी अरामको के साथ होने वाली O2C डील को रद्द कर दिया है। कंपनी अब इस डील पर नए सिरे से विचार करना चाहती है। इसके अलावा रिलायंस ने NCLT में O2C बिजनेस को अलग करने के लिए दी गई अपनी एप्लीकेशन को भी वापस ले लिया है। हालांकि रिलायंस ने यह साफ किया है कि सऊदी अरामको भविष्य में भी उसका पार्टनर बना रहेगा। हमारे सहयोगी प्रकाश इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, एक बहुत बड़ी डील जिसकी काफी चर्चा भी हुई थी और इसको लेकर के अब नई खबरें सुनने को मिल रही है, क्या है अपडेट इस पर? देखिए, जैसा कि आपने बताया, ये बेसिकली जो स्टेटमेंट RIL ने जारी किया है उसमें वर्ड यूज किया है री-इवेल्युएट। RIL ने ये वर्ड यूज नहीं किया है कि वो डील कैंसिल कर रहा है, री-इवेल्युएट कर रहा है। री-इवेल्युएट क्यों कर रहा है? सवाल यह है कि RIL ने कहा है कि जो नए बिजनेस सिनेरियो बन रहे हैं, उसका जो नेचर ऑफ बिजनेस इंडिया के जो एनर्जी सेक्टर है उसमें बदल रहा है, क्योंकि नए इन्वेस्टमेंट सेक्टर में RIL आ रहा है। आप देखिए, कुछ महीने पहले ही RIL ने 75,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है अगले 3 साल में रिन्यूएबल सेक्टर में, जिसमें रिन्यूएबल के एनर्जी के अलावा वो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करेंगे। 4 गीगा फैक्ट्री जो वो बना रहे हैं गुजरात के जामनगर में। साथ ही साथ वो हाइड्रोजन एनर्जी सेक्टर में काफ़ी फोकस कर रहे हैं। इसलिए ये अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या वर्ल्ड टू केमिकल बिजनेस में जो ये प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट था, जिसके तहत 20% की हिस्सेदारी सऊदी अरामको को लेना था ये RIL के O2C बिजनेस में, और ये एक नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट था जो 2019 में हुआ था। दोनों ही कंपनी ने इस पर काफी ड्यू डिलिजेंस किया, आगे बढ़ने का फैसला भी किया, लेकिन अब उसको री-इवेल्युएट किया जा रहा है जो बदले हालात हैं। क्योंकि आप देखिए, रिन्यूएबल में पहले से काफी कंपनियां हैं और जिस अग्रेसिव तरीके से RIL आ रहा है और जो जरूरत महसूस की जा रही है उसको देखते हुए अब यह संभावना जताई जा रही है कि क्या इस डील की जरूरत है। तो शायद इसी को देखते हुए RIL ने यह फैसला लिया है। हालांकि RIL ने कहा है कि यह म्यूचुअल डिसीजन है दोनों ही कंपनियों का, और उनका जो एक दूसरे के साथ कमिटमेंट है वो बना रहेगा। पिछले 25 साल से दोनों ही कंपनियों का एक तरीके से बिजनेस गठजोड़ है। RIL ने कहा है कि इंडिया में सऊदी अरामको उनका एक बहुत ही प्रेफर्ड पार्टनर रहेगा इन्वेस्टमेंट के लिए फ्यूचर में भी, और सऊदी अरेबिया में RIL उनका प्रेफर्ड बिजनेस पार्टनर बना रहेगा जब भी कभी इस तरह की इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। लेकिन अब यहां से देखने वाली बात होगी कि दोनों ही कंपनियों का बिजनेस प्रोपोजिशन, बिजनेस गठजोड़ किस तरीके का रहता है। यह भी देखने वाली बात होगी कि क्या सऊदी अरामको माफ करें RIL के जरिए इंडिया के रिन्यूएबल सेक्टर में आने की तैयारी कर रहा है। हालांकि इसमें कोई अभी तक की कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में इस पर बहुत तस्वीर साफ होगी। लेकिन ये एक बड़ा सवाल है, और एक अगर ऐसा होता है तो हम बड़े तौर पे एक डिसरप्शन देख सकते हैं, खासकर रिन्यूएबल सेक्टर में, क्योंकि इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भारत में काफी निवेश की संभावना जताई जा रही है। सरकार PLI स्कीम भी लेकर आई है और चाइना के ऊपर से डिपेंडेंसी कम करनी है। लिहाजा एक बड़ा ये अपडेट है। देखने वाली बात होगी कि रिन्यूएबल सेक्टर में अब किस तरीके से सऊदी अरामको का प्लान रहता है। बहुत शुक्रिया प्रकाश इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फ्लिपकार्ट अब हेल्थ केयर सेक्टर में एंट्री करने वाला है। फ्लिपकार्ट ने अपना हेल्थ केयर बिजनेस लॉन्च करने के लिए ऑनलाइन फार्मेसी सस्ता सुंदर मार्केटप्लेस में मेजॉरिटी हिस्सेदारी खरीदने का फैसला किया है। इसके लिए कंपनी ने डील पर दस्तखत कर दिए हैं। इस डील के बाद फ्लिपकार्ट अपना हेल्थ केयर बिजनेस फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के नाम से शुरू करेगी। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारी सहयोगी खुशबू तिवारी के पास। खुशबू, अब फ्लिपकार्ट जो है हेल्थ केयर सेक्टर में भी कूद रहा है, क्या जानकारी है इससे जुड़ी हुई? ई कॉमर्स जायंट फ्लिपकार्ट अब हेल्थ केयर मार्केट में भी कदम रख रहा है, और इसके लिए वो फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस लॉन्च करेगा। और इसमें इस कड़ी में सबसे पहले जिन्होंने एक्विजिशन किया है या एक्वायर करने की तैयारी कर रहे हैं, उसमें वो मेजॉरिटी शेयर खरीदने वाले हैं सस्तासुंदर.com पे। सस्तासुंदर.com के अगर बारे में बताएं तो ये 490 के तकरीबन फार्मेसीज़ के साथ इस प्लेटफॉर्म पर हैं। ये प्लेटफॉर्म ओवरऑल इंडिया फार्मेसी या दवाइयाँ डिलीवरी करने का काम करता है। ये डील कितने में होगी इसका खुलासा अभी तक फ्लिपकार्ट ने नहीं किया है, लेकिन ये कहा गया है कि अजय वीर यादव जो फ्लिपकार्ट के भी एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो इस मार्केट को हेड करेंगे। और कंपनी
चाहती है कि वो आगे चलकर ई डायग्नोस्टिक और ई कंसल्टेशन में भी एंट्री करे। आपको बता दें कि फ्लिपकार्ट के जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे अमेज़ॉन हो गया, उसने पिछले साल से ही दवाइयों की डिलीवरी शुरू की थी, दवाइयों की खरीदारी बिक्री शुरू की थी। और साथ ही रिलायंस डिजिटल ने भी हाल ही में नेटमेट्स का एक्विजिशन किया था, टाटा डिजिटल ने भी 1mg का एक्विजिशन किया था। और यही वजह है कि फ्लिपकार्ट भी अब चाहता है कि जो तेज़ी से बढ़ रहा ई कॉमर्स का मार्केट है हेल्थ केयर के लिए। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए खुशबू। केंद्र सरकार जल्द ही गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी को आसान बनाने के लिए इसके ढांचे में भारी बदलाव कर सकती है। इस मुद्दे पर आज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक होने वाली है, जिसमें जीएसटी काउंसिल के सामने पेश किए जाने वाले अंतिम सुझावों पर चर्चा होगी। अगले साल जुलाई में जीएसटी को लागू हुए 5 साल हो जाएंगे, जिसके साथ ही केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को रेवेन्यू घाटे की भरपाई करने की अवधि भी खत्म हो जाएगी। टैक्स स्लैब की रीस्ट्रक्चरिंग का रास्ता साफ हो जाएगा। अभी जीएसटी के 4 स्लैब हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। इन्हें घटाकर 3 टैक्स स्लैब में बदला जा सकता है। 5% और 12% की कैटेगरी को मिलाकर एक कैटेगरी बनाई जा सकती है। वहीं गुड्स एंड सर्विसेज की कैटेगरी में से टैक्स छूट वाले उत्पादों और सेवाओं की संख्या काफी कम की जा सकती है। रेवेन्यू लॉस का कंपनसेशन खत्म होने से राज्यों को कमाई में कमी आने की आशंका जरूर सता रही है। ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। एक बार फिर से सफर के दौरान मुसाफिरों को खाने की सुविधा मिल सकेगी। बता दें कि आईआरसीटीसी ने कोविड के चलते ट्रेन में केटरिंग सर्विस को बंद कर दिया था, जो फिर से शुरू होने जा रही है। इससे आईआरसीटीसी को फिर से सालाना करीब 500 से 600 करोड़ की कमाई होने की उम्मीद है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता समीर दीक्षित। समीर, रेल यात्रियों के लिए बहुत बड़ी खबर, बहुत अच्छी खबर, अब उन्हें ताजा गर्म खाना मिल सकेगा। जी बिल्कुल, रेल मुसाफिरों के लिए अब रेल मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिए हैं कि वो अब अपनी रेल सफर के दौरान ताजा या कुक्ड फूड वो खा सकते हैं। गर्मा गर्म भोजन उन्हें परोसा जाएगा। इसके साथ ही जो पहले से चली आ रही रेडी टू ईट मील सेवा है, उसको भी जारी रखा जाएगा और उसको विस्तार दिया जाएगा। ये खबर सबसे पहले 9 नवंबर को हमने ही ब्रेक करी थी कि किस तरीके से रेलवे त्योहारों के बाद में ये कैटरिंग सेवा को एक बार फिर से शुरू कर सकती है, जिसको कोविड के चलते जिस पर रोक लगी हुई थी। और उसी खबर पर मुहर लगती हुई यहां दिख रही है कि यहां पर मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया है। अब आईआरसीटीसी धीरे धीरे ये जो कैटरिंग सेवा है इसको ट्रेनों में इसकी शुरुआत करेगी। जितने भी बेस किचन है आईआरसीटीसी के, वहां से जो तैयार खाना है उसको ट्रेनों में पहुंचाया जाएगा, ताकि रेल मुसाफिरों को रेल यात्रा के दौरान उनको गर्म खाना दिया जा सके। आप सभी को पता है कि कोविड के चलते इसको कैटरिंग सेवा को रोक दिया गया था, और अब जब स्थिति काफी हद तक सामान्य हो रही है तो इस कैटरिंग सेवा को एक बार फिर से बहाल किया जा रहा है। दरअसल अगर ट्रेनों की संख्या के लिहाज से भी बात करें तो मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की जो संख्या है वो 1700 से ज्यादा इस वक्त पटरी पर दौड़ रही है। काफी अनरिजर्व्ड अनारक्षित ट्रेन की भी शुरुआत की जा चुकी है। तो कुल मिलाकर के रेलवे भी अब आप देखें तो लगभग प्री कोविड लेवल पर पहुंच चुका है। ऐसे में तमाम अन्य सुविधाएं जिस पर रोक लगी हुई थी उनको भी रेलवे धीरे धीरे उसकी शुरुआत कर रहा है, जिसमें कैटरिंग एक बड़ी सेवा है। कैटरिंग के जरिए आईआरसीटीसी को फायदा यह होगा कि उनको भी आमदनी जो उनकी रुकी हुई थी, लगभग सालाना 500 करोड़ रुपए वो कैटरिंग के जरिए कमाते हैं, तो उसके दरवाजे एक बार फिर से खुल जाएंगे। तो कुल मिलाकर के यह आदेश रेल मुसाफिरों के लिए भी अच्छा है कि वो यात्रा के दौरान गर्म खाना खा सकेंगे। इसके साथ ही आईआरसीटीसी के लिए भी ये एक अच्छे संकेत है कि उसकी आमदनी में इजाफा हो सकेगा। जी बहुत शुक्रिया समीर इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज गिफ्ट सिटी गांधीनगर में पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र जाएंगी। उनके साथ वित्त और कॉरपोरेट मंत्रालय के 7 सचिवों का एक दल भी गांधीनगर पहुंचेगा। वित्त मंत्रालय की ओर से ट्विटर पर इसकी जानकारी दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आईएफएससी में कई स्टेक होल्डर्स और संस्थाओं से बातचीत करेंगी। ये दल गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक यानी गिफ्ट सिटी में भारत के पहले इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर आईएफएससी के विकास और उसकी प्रगति पर भी चर्चा करेगा। बैठक में वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी और डॉक्टर भागवत कृष्णराव कराड भी शिरकत करेंगे। बैठक में वैश्विक वित्तीय व्यापार को भारत के प्रति आकर्षित करना और फिनटेक ग्लोबल हब के तौर पर विकास करने जैसे मुद्दों पर बात होगी। आईआरसीटीसी ने मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर अपना पहला पॉड कॉन्सेप्ट रिटायरिंग रूम शुरू कर दिया है। भारतीय रेलवे में अपनी तरह की ये पहली व्यवस्था है। इस पॉड होटल में यात्रियों के लिए तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमारी संवाददाता खुशबू तिवारी ने वहां जायजा लिया है। देखते हैं ये रिपोर्ट। हम हैं
IRCTC के पहले अर्बन पॉड के साथ मिलकर जिन्होंने एक पॉड और रिटायरिंग रूम डेवलप किया है, वहाँ पर आपको एंट्री लेते ही सबसे पहले सैनिटाइजिंग एरिया देखने को मिलेगा, क्योंकि कोविड सिचुएशन ऐसी है कि सैनिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है और टेम्परेचर चेक करने के लिए भी आपको यहाँ पे फैसिलिटी दिख रही है। इसके बाद सीधा आप चलेंगे, आपको देखने को मिलेगा एक रिसेप्शन काउंटर। आप ऑनलाइन भी बुकिंग करा सकते हैं, ऑनलाइन PNR आपके पास है तो आपने अपना PNR के साथ भी बुकिंग करा सकते हैं। यहाँ पर आपको अपनी आके रिसेप्शन पर आप अपनी दिखाइए रजिस्ट्रेशन कैसा है, यहाँ पर आपको सारी फैसिलिटी मिलेगी। इसके बाद अगर आप अंदर जाना चाहते हैं पॉड्स के, आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, आपने बुकिंग कराई हुई है, तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा एक शूज़ एरिया, यानी क्योंकि अंदर पूरा कारपेट एरिया बनाया गया है, इसीलिए आपको अंदर जाने से पहले आपको अपने शूज़ यहाँ पे पहले बाहर निकालने होंगे। अब हम अंदर पॉड्स की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ का रेट दिखा देते हैं कि किस तरह के चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। अगर आप नॉर्मल क्लासिक पॉड्स बुक करते हैं 12 घंटे के लिए तो आपको 999 रुपये उसके साथ GST देने पड़ेंगे। अगर आप एक्सक्लूसिव जो लेडीज़ वाला पॉड है उसके लिए भी सेम रेट्स हैं। इसके अलावा लेकिन जो प्राइवेट पॉड्स हैं उसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। 12 घंटे के लिए आपको उसके लिए चार्जेस 1239 रुपये के आसपास है, और 24 घंटे का अगर आप लेना चाहें तो GST के अलावा आपको 2499 रुपये देने पड़ेंगे। जो डिफरेंटली एबल्ड है उनके लिए भी अलग से चार्जेस दिए गए हैं, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। अब हम आपको लेके चलते हैं अंदर पॉड एरिया में कि वो कैसा है। एंट्री करते ही सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे प्राइवेट पॉड्स। यहाँ पे अलग टोटल 48 पॉड्स हैं। पॉड्स में अलग अलग तरह की कैटेगरी है, 4 तरह की कैटेगरी है। एक क्लासिक है, एक लेडीज़ के लिए है, एक प्राइवेट पॉड्स हैं, और इसके अलावा डिफरेंटली एबल्ड पीपल के लिए भी अलग है। अगर हम स्टार्टिंग प्राइस देखें तो इसका 999 रुपये है 12 घंटे के लिए, आप क्लासिक पॉड्स अगर देखें तो। और अगर वही आप 24 घंटे के लिए बुक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 1999 रुपये का देना पड़ेगा। अगर आप प्राइवेट ले रहे हैं तो प्राइवेट के लिए आपको 24 घंटे के लिए 2500 के आसपास देना पड़ेगा। चलिए आपको दिखाते हैं कि अंदर कैसा माहौल है, कितना कंफर्ट है, कितना कंफर्ट नहीं है। अर्बन पॉड के साथ मिलकर IRCTC ने जो ये शुरुआत की है, इसके अंदर अब आपको दिखाते हैं कि फैसिलिटी कौन कौन सी मिलेंगी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि आपको एक मिरर, पर्सनल मिरर मिल रहा है, साथ में हेडफोन्स का स्पेस है, USB केबल की स्पेस है, मिरर लाइट है। ये आपका कार्ड होगा जिसमें आप एंट्री करते ही आपकी लाइटें जैसे होटल में स्विच हो जाती हैं वैसे ही आप देख सके हैं। इसके अलावा आपके पास एक सेफ्टी लॉकर भी दिया जा रहा है, पर्सनल सेफ्टी लॉकर। अगर आपने वॉलेट्स हैं, फ़ोन है, इस तरह का कोई भी सामान है जो आप रखना चाहते हैं तो वो यहाँ रख सकते हैं। आपके लिए पावर सॉकेट्स भी हैं और बहुत सारी सुविधाएं, एयर मेंटेन करने के लिए कि AC किस तरह का होगा। इसके साथ ही फ्री वाईफाई की भी फैसिलिटी है। साथ ही आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि आपके एंटरटेनमेंट का भी पूरा इंतजाम है, यानी एंटरटेनमेंट और कंफर्ट पूरा इंतजाम यहाँ पे आपको पॉड में मिलेगा। यहाँ जो 4 अलग अलग तरह की कैटेगरीज दी हैं उसमें एक खास कैटेगरी है डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए। अगर आप देखेंगे तो ये एक कमरा है, ना कि एक पॉड। यहाँ पे बेड्स की हाइट भी डिफरेंट है ताकि जितने भी डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं वो ईजिली एक्सेसिबल हो उनके लिए ये एरिया, उनके लिए लॉकर स्पेस, उनके लिए बाकी सारी सेफ्टी, इमरजेंसी बेल भी यहाँ पे दी गई है। उनको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो बुला सकते हैं किसी भी सर्विसमैन को। यहाँ पर कुल 3000 स्क्वायर फीट के एरिया में ये पूरा सेटअप बनाया गया है। कुल 48 पॉड्स हैं। इन क्लासिक पॉड्स के ठीक सामने आपको लाउंज एरिया मिलता है। अगर हम रेवेन्यू, क्योंकि अर्बन पॉड के साथ मिलकर बनाया गया एरिया है, तो इसमें अगर हम बात करें रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल का, तो IRCTC और अर्बन पॉड के बीच में 60-40 का रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल होगा, यानी 60% जो है वो IRCTC के रेवेन्यू में जाएगा और जो 40% है वो अर्बन पॉड के साथ जाने को मिलेगा। आप भी अगर आप यहाँ आते हैं, रेस्टिंग रूम का फ़ायदा उठाते हैं, तो हमें बताइए कि कैसा है एक्सपीरियंस, शायद आपको भी मज़ा आए यहाँ पे। खुशबू तिवारी, ET नाउ स्वदेश। स्वदेश ब्रेक के बाद स्वदेश खबर में आपका स्वागत है। कोविड के घटते मामलों के बीच कंपनियां अपने दफ्तर खोलने की तैयारी कर रही हैं, लिहाजा एक बार फिर किराए के मकानों की मांग बढ़ने लगी है। साल 2022 की पहली तिमाही में इसके और जोर पकड़ने की उम्मीद है। देखिए ये रिपोर्ट। साल 2022 की पहली तिमाही में रेंटल मार्केट में बहार देखने को मिल सकती है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां अब ऑफिस खोलने की तैयारी कर रही हैं। पूरे देश में कोविड के घटते मामलों और बड़ी आबादी की वैक्सीनेशन की वजह से दफ्तर खुलने लगे हैं। ज्यादातर कंपनियां जनवरी 2022 से ऑफिस खोलने की तैयारी कर रही हैं, लिहाजा किराए के मकानों की मांग में जबरदस्त इजाफा हो सकता है और रेंटल वेबसाइट्स पर अभी से ये ट्रेंड नजर भी आने लगा है। NoBroker.com के मुताबिक अगस्त-सितंबर में किराए के मकानों के लिए पिछले साल के मुकाबले 58% ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ। वहीं मैजिक ब्रिक्स पर अक्टूबर के महीने में 15% ज्यादा किराएदारों ने रजिस्टर किया, जबकि मकान मालिकों का आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले 6% ज्यादा रहा। बड़ी बड़ी कंपनियों ने दिसंबर तक का ही वर्क फ्रॉम होम रखा है और जनवरी से हाइब्रिड मोड पर काम करने की तैयारी में हैं, यानी 50% एम्प्लॉइज वर्क प्लेस पर आकर काम करेंगे और जून तक ज्यादा से ज्यादा लोग दफ्तर से काम करेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 60% कंपनियां जनवरी से दफ्तर खोल रही हैं। 50% क्षमता के साथ काम शुरू हो जाएगा। हफ्ते में 3 दिन दफ्तर से काम करना होगा।
एम्प्लॉइज को वैक्सीनेशन स्टेटस के आधार पर बुलाया जाएगा। साल 2020 के शुरुआती महीनों में कोविड महामारी फैलने के बाद वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बढ़ा, जिसकी वजह से बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली एनसीआर और मुंबई में काम करने वाले प्रवासी बड़ी संख्या में अपने घरों को लौट गए। इस वजह से इन शहरों में किराए के मकानों की मांग घटी और किराया भी 10 से 20% तक गिर गया। अब जब हालात सुधर रहे हैं तो किराएदार बड़े शहरों को लौट रहे हैं और मकान मालिक भी अपने घरों को तैयार कर रहे हैं। ईटी नाउ स्वदेश। अगर आपका शाओमी, सैमसंग, एप्पल या रियलमी फोन खरीदने का अरमान है तो ये टूट सकता है, क्योंकि आजकल कई बड़े ब्रांडेड फोन्स की डिलीवरी में दिक्कत हो सकती है। आखिर क्या वजह है, इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। दुनिया भर में चिप शॉर्टेज ने स्मार्टफोन की डिलीवरी पर संकट पैदा कर दिया है। चाहे रिटेल हो या ई कॉमर्स मार्केट, दोनों ही जगह फोन की किल्लत हो गई है। दरअसल इन दिनों फोन की डिमांड बढ़ गई है और सप्लाई में 20 से 30% की कमी आ गई है। Samsung having more shortage, ma'am. Samsung brand having more shortage of stocks, and secondly, we are selling maximum number of MI mobiles, Mi mobiles. That also shortage, ma'am. And maximum numbers like 40% numbers of market share is MI, Xiaomi company. It's having shortage of mobiles, ma'am, because of chipset. How is the demand right now compared to Diwali? It's slow down, ma'am. It's every year it's running slow after the Diwali because जिनको खरीदना था पब्लिक, जो भी कैश को खरीदना था वो खरीद चुकी पब्लिक ने। अभी वो थोड़ा स्लो डाउन होता है, बट हमारा बिफोर दिवाली जो सेल था वो सेम एज इट इज ही है, मैम अभी। जिसके चलते स्मार्टफोन के लिए लोगों को कई दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स मार्केट भी यही दिक्कतें झेल रहे हैं। अमेजॉन के 2 साल पुराने आईफोन 11 को छोड़कर सभी आईफोन मॉडल आउट ऑफ स्टॉक हैं। यहाँ तक कि एप्पल के ई स्टोर में भी आईफोन 11 और 13 प्रो सीरीज की डिलीवरी में 2 से 3 हफ्तों का वक्त लग रहा है। इसी तरह Xiaomi के लोकप्रिय मॉडल जैसे Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10 Pro Max, Redmi 10 Prime, Redmi Note 10T 5G और Mi 10i या तो पूरी तरह से आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं या फिर थोड़े बहुत ही सेट बचे हैं। बता दें कि दिवाली के दौरान बम्पर सेल हुई और उसके बाद मोबाइल की मांग में 30 से 40% की गिरावट भी आई, लेकिन इसके बावजूद सप्लाई का संकट बरकरार है। Keeping stock in 21 days buffering stock, we are keeping in the stock. Right now the market is stock is not available with the company in the mid range, like 10 to 15,000 range, 20,000 range. That's why market is very slow because of phone is not available. इससे पहले के सालों में दिवाली के बाद जो डिमांड आती थी उसे अनसोल्ड माल से पूरा किया जाता था, लेकिन इस बार अनसोल्ड फोन भी नहीं है। वहीं ये हालात कब सुधरेंगे, इस बारे में कोई भी अनुमान नहीं है। ईटी नाउ स्वदेश। भारत में क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वालों के लिए अच्छी खबर है। खबरें आ रही हैं कि सरकार विंटर सेशन में ही इसको लेकर कानून बना सकती है। एक बात तय है कि क्रिप्टो को करेंसी का दर्जा नहीं मिलेगा, लेकिन एसेट क्लास के तौर पर निवेशक इसे अपने पास जरूर रख सकेंगे। भारत में क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल को लेकर सरकार जल्द ही कानून बना सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि क्रिप्टो करेंसी को एसेट क्लास के तौर पर मान्यता दी जा सकती है, यानी निवेशक अपने पोर्टफोलियो में शेयर, गोल्ड और बॉन्ड्स की तरह क्रिप्टो करेंसी भी रख सकेंगे। हालांकि एक करेंसी के तौर पर क्रिप्टो का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। सोमवार को संसद की स्थायी समिति की क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई, जिसके बाद खबर आ रही है कि सरकार इस पर बैन लगाने के बजाय रेगुलेट करने की तैयारी में है। अगले 2-3 हफ्ते में कैबिनेट में क्रिप्टो करेंसी पर चर्चा हो सकती है। विंटर सेशन में क्रिप्टो से संबंधित बिल लाया जा सकता है। एसेट क्लास के तौर पर मान्यता दी जा सकती है। करेंसी के तौर पर पेमेंट और ट्रांजैक्शन की इजाजत नहीं होगी। बतौर रेगुलेटर सेबी ही क्रिप्टो करेंसी की निगरानी करेगा, जबकि टैक्सेशन और अन्य मुद्दों पर चर्चा चल रही है। सरकार क्रिप्टो पर क्या स्टैंड लेती है, ये आने वाले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। इस मामले की जानकारी रखने वाले एक्सपर्ट्स भी क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने और एसेट क्लास के दायरे में लाने के पक्ष में दिखते हैं। क्रिप्टो का जो यूसेज है डिजिटल फॉर्म में करेंसी के तौर पे, वो भारत में यूज केस कम है, लेकिन जो एसेट क्लास है और जो यूसेज है बियॉन्ड करेंसी वो काफी ज्यादा है। और उसमें जो है सारी जो इंडियन एक्सचेंजेस हैं और इंडस्ट्री जो है वो उनका ये मानना है कि इसे एसेट क्लास का दर्जा अगर हम दे दें तो काफी प्रॉब्लम्स इसमें सॉल्व हो जाएगी लीगली और एनफोर्सेबिलिटी के तौर पे। दुनिया के कई देशों ने क्रिप्टो करेंसी को एसेट क्लास के तौर पर मान्यता दी है, जबकि इक्का दुक्का देशों ने इसे करेंसी के तौर पर भी अपनाया है। वहीं भारत में अभी तक क्रिप्टो करेंसी को लेकर नियम साफ नहीं है। आरबीआई लगातार क्रिप्टो को आर्थिक स्थिरता के लिए नुकसानदेह बता रहा है,
लेकिन अखबारों और टीवी पर क्रिप्टो में निवेश से जुड़े विज्ञापनों की भरमार दिखने लगी है और क्रिप्टो में निवेश भी बढ़ता जा रहा है। सोमवार को संसद की स्थायी समिति के साथ बैठक के बाद क्रिप्टो कंपनियों ने लुभावने और भ्रामक विज्ञापन रोकने का फैसला किया है। क्रिप्टो से जुड़े प्लेयर्स भी इसको रेगुलेट करने के फैसले के साथ हैं, लेकिन वो निवेश की सीमा लगाए जाने के पक्ष में नहीं है। एज एन एसेट इसको रेगुलेट करना ही सही रहेगा। तो आई कंप्लीटली एग्री विद रमेश जी। जो एक चीज मैं थोड़ा सा मना करूंगा वो है कि थोड़ा सा डिफर करूंगा वो है कि हम एक्सचेंजेस पे ये डेफिनेशन ना लगाए कि वो कितना उनका कोटा रह सकता है या कहाँ से कितने एसेट वो लोग लिस्ट कर सकते हैं। बिकॉज बट उसकी जगह पे हम उनके ऊपर ये लगाए कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दे कि एजुकेट करने की। क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार की राय आरबीआई से अलग है, जो कि इस पर पूरी तरह बैन चाहती है। शनिवार को पीएम मोदी ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक समीक्षा बैठक की थी। बताया जाता है कि सरकार नई तकनीक के प्रोडक्ट को लेकर प्रोग्रेसिव रवैया अपनाना चाहती है। अगर सरकार क्रिप्टो को लीगल फ्रेमवर्क में ले आती है तो ये इसी सोच की तरफ एक मजबूत कदम होगा। ईटी नाउ स्वदेश। 3 कृषि कानूनों को रद्द करने का मोदी सरकार ने ऐलान किया है। पीएम मोदी के ऐलान के बाद भी किसानों का आंदोलन जारी है। इस बीच आज संयुक्त किसान मोर्चा की होने वाली बैठक कल तक के लिए टाल दी गई है। अब कल संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक दोपहर 1 बजे सिंघू बॉर्डर पर होगी। वहीं आज पंजाब के 32 किसान संगठनों की बैठक होगी। इस बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। कल संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक में आंदोलन खत्म होगा या नहीं, इस पर भी विचार किया जाएगा। हालांकि बैठक से पहले ही किसान नेता कह चुके हैं कि जब तक संसद से इन कानूनों को रद्द नहीं किया जाता, आंदोलन जारी रहेगा। इतना ही नहीं, किसान नेता कह रहे हैं कि एमएसपी समेत कई और मुद्दे भी हैं जिन पर अभी बात होनी बाकी है। किसानों के आगे की रणनीति को लेकर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत से बात की हमारे संवाददाता अमित ने। गुरु नानक जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करने के दौरान 3 कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान किया। इस फैसले पर किसान संगठनों का कहना है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद सत्र में इस कानून को पास किया था, उसी तरीके से अगर वो वापस लेंगे तब वो पूरी तरीके से खुश होंगे। लेकिन जब उनसे आंदोलन खत्म करने की बात कही तो उन्होंने कहा कि जब तक एमएसपी पर भी केंद्र सरकार कानून नहीं लाती, जब तक हम ये आंदोलन नहीं छोड़ेंगे। तो वहीं इस पर राकेश टिकैत का कहना है कि संयुक्त किसान मोर्चा जब इस पर बैठक करेगा, जो कि कल होने वाली है, और उसका जो फैसला आएगा वो पूरा सभी किसान संगठनों के लिए पालन होगा। कैमरामैन रणधीर के साथ अमित गौतम, टाइम्स नाउ। आपने एक नारा दिया था, आंदोलन स्टार्ट किया था और नारा दिया था कि जब तक कानून वापसी नहीं होगी, घर वापसी नहीं होगी। अब कानून वापसी का भी फैसला ले लिया है, अब घर वापसी कब होगी? एमएसपी पे गारंटी, उस पर भी करना चाहिए। एमएसपी कम रेट पे बिकता है और किसानों को उसमें बड़ा नुकसान हो रहा है। देखिए, जिस तरीके से जब कानून लाया गया था, कानून बना था, तो उस दौरान जिस तरीके से आपने बोला था कि ये कानून लगने से एमएसपी को खतरा है, एमएसपी खत्म हो जाएगी, आपको डर था, इसी के चलते आपने विरोध किया था। लेकिन अब कानून खत्म हो गया तो एमएसपी का कहीं अब एक और नहीं, एमएसपी अलग चीज है, ये कानून अलग चीज है। एमएसपी पे तो आज भी एमएसपी से कम पे खरीद हो रही है। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि जब तक एमएसपी पे भी नया कानून नहीं बन जाता है तब तक आप यहाँ से नहीं हटेंगे, आंदोलन लगातार जारी रहेगा। तो यही है, और संयुक्त मोर्चा जो फैसला लेगा उसके आधार पर काम करेंगे। हाँ, जिस तरीके से आप संयुक्त मोर्चा की बात कर रहा हूँ, 22 तारीख को एक महापंचायत भी है आपकी देश भर में जगह जगह, तो क्या मुद्दे रहेंगे वहां पर, क्या क्या निर्णय लिया जाएगा? वहाँ पे मुद्दे अलग हैं। अजय टैनी जो गृह राज्य मंत्री है, उनके इस्तीफे की बात है, और गन्ने का भुगतान हो उसका सवाल है, गन्ने के रेट कम बढ़े वो सवाल है, आलू का किसान भी बर्बाद हुआ है वो भी है। ठीक है साहब, आप मुझे ये बताइए, जिस तरीके से आपने एमएसपी की बात करी और सरकार ने समिति बनाने की बात करी एमएसपी को लेकर, जो सरकार होगी, किसान इसमें शामिल होंगे कमेटी में, तो उसका आप सम्मान करते हैं? एमएसपी पे कमेटी बनकर नहीं काम चला, एमएसपी पे तो कानून बनकर काम चलेगा। तो आपका सीधा सरकार से ये है कि जब तक एमएसपी पे कानून नहीं बन जाएगा, जब तक यहाँ से प्रदर्शन नहीं हटेगा आपका? अभी तो ये ऐसा ही है। ऐसा आगे जो फैसला होगा, जो महापंचायत संयुक्त मोर्चा करेगा उसको मान देंगे सब। स्वदेश खबर में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए 18 नाउ स्वदेश के साथ।